चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी के सभी फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने उसका फॉर्मूला देख लिया था कि R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। ठीक है ना? इसके क्वेश्चंस हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी करे थे, मैं भी आपको करवा रहा हूँ, और साथ के साथ हम इसका शॉर्टकट भी देखते हुए चले। ठीक है ना? तो कभी कभी हमें आ जाए डायरेक्टली तो हम शॉर्टकट लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके ग्राफ के ऊपर के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ। थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे कि सारी चीजों को हम जल्दी जल्दी कवर कर पाए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिखिए। लास्ट वाला टॉपिक एक बार देख लीजिए, अगर कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए पहले। कोई मुझे बताएगा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? एनीवन? सर ओम मीटर। ओम मीटर, बहुत ही बढ़िया। और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? एनीवन? लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर? टेम्परेचर। सॉरी सर टेम्परेचर इज, मैं रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूं, मैं रेजिस्टिविटी पूछ रहा हूं। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे सर। नेचर ऑफ मटेरियल, जैसा मटेरियल होगा, लेट सपोज मैंने दो कॉपर के मटेरियल ले, दो कॉपर जिसकी लेंथ बड़ी है, एक की छोटी है, पर दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम होगी। वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो नोट बना के लिख लेना। नेचर resistivity, that is rho, only depends on the nature of material. ठीक है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। अगर मेरे पास दो चीजें दोनों सेम नेचर की है, दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है, जैसे मैंने कॉपर की बात करी, तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, चाहे मैं उसकी लेंथ बढ़ा दूं घटा दूं। पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो वो रेजिस्टेंस है, नॉट रेजिस्टिविटी। बच्चा कहता है सर देखो मैं फॉर्मूला बना के दिखा देता हूं कि दैट इज R इज इक्वल टू में रो L बाय A। अगर मैं रो का फॉर्मूला बनाऊं तो ये आ जाता है R A बाय L। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नहीं, ये नहीं चलता। ये ओनली इन केस ऑफ किस में चलता है? रेजिस्टेंस में चलता है, रेजिस्टिविटी के केस में नहीं है। बात समझ लेना। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कोई लेंथ पे नहीं, कोई एरिया पे। ठीक है, चलो ये लिख लेना, डजंट इम्प्लाई। ठीक है, ये अप्लाई नहीं कर सकते। चलो फटाफट लिखो, मैं कोशिश करा रहा हूं। चलो, हमने एक रूल पढ़ा था, अगर मैं किसी चीज को रिकास्ट करता हूं, हमने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था ये मैथ्स में। अगर मैं किसी चीज को, लेट सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने उसको रिकास्ट करके थोड़ा सा लंबा कर दिया, ठीक है ना, लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो बताइए क्या चीज चेंज नहीं होती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ये हम सभी को पता है। तो इस वॉल्यूम का हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन? मुझे दो चीजें यहाँ पर यूज हो रही है, लेंथ और एरिया, तो मैं इसमें एक और नोट लिखवा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से। If length increases by n factor, then area decreases by same n factor and vice versa। ठीक है, ये बात मैंने क्या लिखवा दी, मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो। अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है n फैक्टर से, तो दूसरा जो एरिया है वो डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है? अगर लेंथ डिक्रीज करेगी तो एरिया इंक्रीज करेगा। ठीक है, मैं आपको उसका प्रूफ भी देता हूं।
प्रूफ देखो, मैं मान के चलता हूं कि दैट विल बी v और v डैश दोनों बराबर है, यानी जो पहले वाला वॉल्यूम है और जो न्यू वाला वॉल्यूम है वो दोनों के दोनों बराबर होंगे क्योंकि हमने तो रीकास्ट किया है। लेट्स सपोज इसका एरिया था लेंथ पी ए एल और यहां पर था लेंथ एल डैश और ठीक है। अब मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया एल फैक्टर से, ठीक है। इफ लेंथ इंक्रीजेस, मैंने कंडीशन ली है लेंथ इंक्रीज, मैं यहां पर लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है उस हिसाब से मैंने लेंथ को ले लिया, मेरे पास एल डैश हो गया दैट इज एन, ठीक है ना। मैंने क्या करा, लेंथ को इंक्रीज कर दिया एन फैक्टर से, एन फैक्टर मतलब एन से मल्टीप्लाई। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास लेंथ थी एल, मैंने इसको खींच के 3 गुना कर दिया तो वो 3l हो जाएगा ना, 3l, ठीक है ना। तो 3l, तो मैंने n फैक्टर से इंक्रीज किया है, तो देखते हैं एरिया कितना आता है। एरिया मैंने यहां पर रख दिया l इनटू में a, l डैश की वैल्यू लिख दी nl और दिस इज a डैश। मुझे जैसे मर्जी करके a डैश की वैल्यू निकालनी, l से l कैंसिल हो गया, n नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा a बाय n, तो मेरे पास a डैश की वैल्यू आ गई a बाय n। तो मैंने यहां पर देखा अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं तो एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे वॉल्यूम को सेम रखना है तो यहां पर वॉल्यूम एल और ए से आ रहा है, एक चीज को इंक्रीज करूंगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये चीजें हमने 10th स्टैंडर्ड में भी देख ली। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको करना, फटाफट उतारिए। सही सी बताना, ये समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है। उर्वशी, है क्लास में उर्वशी? कर्व यस सर, समझ में आ गया। सर आ गया, समझ में आ गया। चलो अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं आपको, 2 मिनट पे आ जाए। चलो उतारो। चलो क्वेश्चन उतार लो, मैं करके दिखा रहा हूं आपको।
चलो मैं रब कर रहा हूं नीचे से सारा। चलो अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है। उसने कहा है मेरे पास एक, लेट सपोज मेरे पास एक क्या है, वायर है जिसकी लेंथ क्या है एल। मैंने इसको क्या किया, फोल्ड कर दिया। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। लेट सपोज दिस इज द वायर। मैंने इसको क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। 1/3 मतलब पहले मैंने इसको एक ऐसा फोल्ड किया, बीच में से नहीं फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, और मैंने इसको एक ऐसे यानी फोल्ड कर दिया, यानी मैंने 1/3 कर दिया। इसके 3 सेक्शन बना दिए। अगर आप देख रहे होगे तो जो इसकी मोटाई थी, ये वाला जो एरिया था, वो 3 गुना हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर 1 2 3, 3 गुना हो गया अपने आप ही। अगर मैं लेंथ को डिक्रीज कर रहा हूँ और फोल्ड कर रहा हूँ, तो एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/3 हो जाएगा, और जो एरिया हो जाएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ, उसने कहा कि दैट विल बी इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन R। यहाँ पे लिख लेना हैविंग रेजिस्टेंस R, having if a resistance R लिखा है, if a resistance R, ठीक है, ओके। तो मेरे पास R किसके बराबर हो गया, दैट इज रो L बाय, ठीक है, जो ओरिजिनल था वो रो L बाय A हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने मुझे क्या दिया कि जो L डैश है वो 1/3 हो गया, यानी L बाय 3 हो गया। तो A डैश कितना हो जाएगा, कौन मुझे बताएगा A डैश कितना हो जाएगा? सर 3A, दैट इज 3A, ठीक है ना। जितना लेंथ डिक्रीज होगा उतना ही एरिया इंक्रीज होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अब निकाल देते हैं न्यू रेजिस्टेंस। तो वो हो जाएगा हमारे पास, दैट इज R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाय A डैश, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैंने यहां पर निकाल लिया, दैट इज R डैश। रो की वैल्यू तो रो रहेगी, L डैश की वैल्यू L बाय 3, वो हमें दी हुई है उसने, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 3 है। ये वाला जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1/3 इनटू में 3 रो L बाय। अच्छा जी, तो R डैश कितना हो जाएगा, रो L बाय A को मैं R लिख सकता हूं, और 1/3 ये कितना हो जाएगा 1/9, तो यहां आ जाएगा R बाय। तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू अगर मुझे 90 दे रखी है 90, तो 90 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 10 ओम आ जाएगा, यानी 9 टाइम्स डिक्रीज हो, ना कि 3 टाइम्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट उतारो। चलो मैं रब कर रहा हूं, या नीचे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, लिखते जाना मेरे साथ साथ। if length increases by n factor,
ठीक है, एक प्रूफ करा रहा हूं, बाकी दूसरा बात कर ही लोगे। इफ लेंथ इंक्रीजेस बाय n फैक्टर देन एरिया डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस बाय n फैक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा देखो, r डैश हो जाएगा हमारे पास, दैट इज रो l डैश बाय a डैश व्हिच इज इक्वल टू में रो n l अपॉन में a बाय l। ठीक है, इस टाइम पे हमने लेंथ को क्या माना है, इंक्रीज माना है, तो ये वाला जो n है ये ऊपर आ जाएगा उछल कर, तो यहां आ जाएगा दैट इज n स्क्वायर रो l बाय a। तो r डैश की वैल्यू आ जाती है n स्क्वायर बाय, ठीक है, n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। बी पार्ट, if length decreases by n factor then area increases by n factor। ठीक है, तो r डैश कितना आ जाएगा हमारे पास, रो l डैश बाय a डैश which is रो l बाय n और n, ये n नीचे उतर के आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन में n स्क्वायर रो l बाय, मेरे पास r डैश कितना आ जाता है r अपॉन में। तो ये सीधा सीधा शॉर्टकट है आपको याद करने के लिए, अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी n स्क्वायर, और अगर डिक्रीज करेगी तो r बाय n स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको यहां पर अप्लाई करके देखना, देख यहां पे 1/3 आ रहा है, 1/3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप शॉर्टकट से आराम से करके आ सकते हैं। चलो फटाफट उठा लो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, आप आराम से करके आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो टॉपिक डालो कलर कोडिंग।
कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर। रब कर रहा हूं मैं सारा। चलो, आप सभी ने स्कूल्स के अंदर रजिस्टर देखा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। वैसे तो अभी स्कूल गए नहीं हो आप, कभी 10th स्टैंडर्ड में देखा हो या 11th 12th में कभी ना कभी आपने देखा होगा। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसा होता है। ऐसा छोटा सा होता है, ठीक है, ऐसा छोटा सा होता है। अब इनकी अपनी अपनी वैल्यूज होती है, हर हर कार्बन रजिस्टर के ऊपर उसकी वैल्यूज होती है। अब उसकी वैल्यू को हम पहचानते कैसे? इसके ऊपर 4 कलर बैंड्स लगे हैं, 4 कलर बैंड्स, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 कलर बैंड्स बना दिए, जिसमें अगर मैं देखूं तो पहले 2 मैंने सेम कलर के बनाए हैं, थर्ड अलग बनाया, फोर्थ अलग बनाया। तो यहाँ पर 4 कलर बैंड्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो दैट विल बी कार्बन रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर having 4 बैंड्स, ठीक है, 4 बैंड्स। अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो ये पहले जो 2 बैंड्स है, फर्स्ट 2 बैंड्स, ठीक है, दैट विल बी गिव्स magnitude of resistance, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो हमारे पास सेकंड वाला जो बैंड है, ये क्या होता है? दैट विल बी मैग्नीफायर, या फिर मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीफायर या फिर मल्टीपल ऑफ 10 बोलते हैं। फिर ये थर्ड तो हो गया। फोर्थ क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ रिप्रेजेंट विल बी द एरर, ठीक है, फोर्थ विल बी द एरर। अब हमें इनके कलर्स याद करने पड़ेंगे, कलर्स के हिसाब से इनकी वैल्यूज होती है। अब वो हमें क्या होंगे तो देखते हैं। इसके लिए स्टार बना के लिखो, दैट इज बी बी रॉय, ठीक है, पहले तो ये याद कर लो, बी बी रॉय, बी बी रॉय। अब ये क्या है? सॉरी, बी का मतलब दैट विल बी ब्लैक, इसका मतलब ब्राउन, इसका मतलब रेड, इसका मतलब ऑरेंज, और इसका मतलब येलो, ठीक है। आपको ये तो याद हो गए 5 सॉरी, बी बी रॉय, ये याद हो गया। अब इसके आगे हमें हल्की सी वर्डिंग और याद करनी पड़ेगी, हैज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हैज का कोई नहीं है, ग्रेट, जी से क्या आएगा? ग्रीन, दैट इज ब्लू, वॉयलेट, दैट इज ग्रे, और ठीक है। चलो, अब इनको नंबर क्या मिलेगा? इनको नंबर मिलेगा 0 से, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे के पूरे 10 है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर 9 तक। पहले आप इतना लिखिए, फिर मैं इसको अच्छी तरह लिखा, ठीक है, फटाफट जैसे लिखा हुआ वैसे उतार।
चलो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रब कर रहा हूं ऊपर से। आप एक टेबल बना लेना फटाफट। अभी हमने जो कलर लिखे थे साथ के साथ फटाफट लिखो। यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने 0 लिखा तो 10 की पावर इसको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, फटाफट लिखो। अच्छा, एरर भी लिख लीजिए। एरर दैट विल बी गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड का जो एरर होता है वो होता है 5%, सिल्वर का 10% और इसका 20%। अगर गोल्ड की स्ट्रिप बनी हुई है तो दैट विल बी 5%, सिल्वर की है तो 10%, अगर कोई भी कलर नहीं बना हुआ दैट विल बी 20%। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, फटाफट उतारो। ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी बहुत हेल्प करेगा।
चलिए मैं रब कर रहा हूं ऊपर से। सर एरर और नहीं है? लिख लो लिख लो। ये एरर सर आगे नहीं है? क्या कह रहे हो एरर्स? ये तीन ही लिखवाई आपने। हाँ 3 ही है बेटा, 3 ही है। ये इनके हिसाब से नहीं है एरर, अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, वो इस स्ट्रिप के बारे में बताएगा। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं अब कर रहा हूं उधर वाला। चलो इधर देखो ऑब्जर्वेशन। मुझे उसने फर्स्ट पार्ट दे रखा है रेड 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 सिल्वर, प्लीज इधर देखिए। तो पहले मैंने लिख लिया रेड, दूसरा भी लिख लिया रेड, तीसरा भी लिख लिया रेड और फोर्थ लिख लिया मैंने सिल्वर। पहले जो दो कलर बैच होते हैं वो हमें नंबर देते हैं, नंबर। अच्छा रेड का नंबर देख के बताओ कितना है? सर 2। 2, तो इसको मिलेगा 2, इसको भी मिलेगा 2। जो थर्ड नंबर होता है वो 10 की पावर को मिलता है, तो 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। और सिल्वर का चेक करके बताओ कितना परसेंटेज है? 10 10 है या 5 है? चेक करो। सर 10 ही है। ठीक है 10%। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मेरा रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस माइनस 10%। ये मेरा आंसर है। ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट विल बी 2200 प्लस माइनस 10%। ये मेरा आंसर। ठीक है, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके आना है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। आपको ऐसे करके आना है, आप ऐसे कर दो। सेकंड पार्ट मुझे करके बताइए सभी से। वो दे रखा मुझे येलो, ठीक है, वॉयलेट, ब्राउन और ब्लू। चलो ट्राई करो खुद से एक बार। चलो येलो का नंबर देखो कितना है? येलो का नंबर 4 4 ओके, वॉयलेट का 7 7, ब्राउन का 10 की पावर 3 अरे ब्राउन 1, ब्राउन का नंबर 1 है, चेक करो। ब्लैक ब्राउन, यस सर ठीक है। और 6। अच्छा गोल्ड का कितना है? 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 47 इनटू में 10 is to power 1 प्लस माइनस 5%। ठीक है 5%। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 470 प्लस माइनस 5%। ये हमारा आंसर है।
ठीक है ना। तो आप आराम से जो भी कलर दे रखे होंगे उनका नंबर लिखो, पहले दो को नंबर मिलेगा, नेक्स्ट वाले जो थर्ड बैंड होगा उसको क्या मिलेगा, पावर ऑफ 10 मिलेगा, लास्ट में एरर दे रखा होगा वो आप निकाल देना। ठीक है। अच्छा जी, अगर मुझे उल्टा दे दे, अगर वो मुझे नंबर दे दे, अब वो कहे जी मुझे बैंड्स के बारे में बताओ, तो वो देखते हैं क्वेश्चन ऊपर से रख कर रहा हूं। सर सिर्फ थर्ड वाले को ही पावर मिलेगी? हाँ जी बेटा, थर्ड वाले को ही पावर मिलेगी। मैंने आपको लिखाया था ना कि जो पहले 2 बैंड्स है उसमें देखो मैंने ऐसे करके बनवाया, पहले जो 2 बैंड है वो हमें नंबर देते हैं, थर्ड वाला जो बैंड है वो मैग्नीफायर होता है या पावर ऑफ 10 होता है बेटा। ठीक है। और जो फोर्थ बैंड है वो एरर। क्लियर है? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। चलो ट्राई करो। सर ग्रे, येलो, ब्लैक और नॉन कलर। चलो चेक करके देखते हैं, अब कर दो। मुझे जो वैल्यू दी हुई है आराम से आप ढूंढ सकते हैं। देखो मुझे जो वैल्यू दी हुई है वो आराम से क्या है, दैट विल बी 840। ठीक है ना, 840। प्लीज ध्यान सुनना, जिसको समझ में आ जाए वो बीच में बोलना। 8 के लिए क्या यूज किया हुआ है चेक करो। सर ग्रे। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 के लिए येलो। येलो। और अगर मैं इसको देखूं तो ये 10 raised to power 1 बनेगा, तो दोगे सर यस बिल्कुल 1 बनेगा। हाँ। और 1 के लिए क्या है, ब्राउन। that will be brown और that will be 20% है तो नो color। फोर्थ बैंड। दो कलर। अच्छा जी, ये गलत है। अब इसमें क्या गलत है अब वो आपको बताना है। सर आपने तो यही सिखाया हमें। सर के भी तो लगा रखा है किलो ओम। हाँ के भी तो लगा हुआ है भाई, के भी तो लगा हुआ है, यानी इसकी जो वैल्यू 4 हो जाएगी ना पावर। यस दैट विल बी 840 into में 10⁻³ ये भी दिया हुआ है। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, हमेशा 2 नंबर लिखते हैं हम पहले, हमेशा पहले 2 नंबर लिखते हैं, 84 into में 10⁻⁴, ठीक है, और प्लस माइनस 20%। पहले आप हमेशा ऐसे लिखेंगे। अच्छा अगर मुझे ऐसे दे रखा हो, ध्यान से सुनना, एक बार ये भी पूछा हुआ है, दैट विल बी 0.76 into में 10⁸ तो मैं इसको कैसे लिखूं, 10 की पावर 6। 76 into में 10⁻⁶। 6। तो आप हमेशा पहले 2 नंबर रखेंगे, 2 नंबर, फिर मल्टीपल ऑफ 10 रखेंगे। ठीक है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर ये ऐसे आ जाए 7.6 तो भी नहीं चलेगा, 2 नंबर रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, और यहाँ पे पावर ऑफ 10 बनाना पड़ेगा। तो उसने मुझे 840 दे रखा था into 10⁻³ दे रखा था। ठीक है ना, 840 किलो ओम लिखा हुआ, तो मैंने 84 को अलग कर लिया और 10 की पावर को अलग कर लिया, प्लस माइनस 20% लिख लिया। अब मैं आराम से लिख सकता हूं। अब देखो मेरा आंसर क्या है, 84 के हिसाब से। ठीक है ना, इसको भी लिख लेना अगर आपको साइड में लिखना हो तो, ये क्यों गलत है आप लिख सकते हैं। अच्छा 8 के हिसाब से क्या आएगा बोलो, ग्रे। ठीक है, 4 के हिसाब से येलो। ओके, अब ये 10⁻⁴ है तो फिर से येलो। येलो। ठीक है, 4 देखेंगे और अगला होगा ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप आपको कलर बैंड दे रखे हो तो आप ये लिख सकते हैं, अगर ये दे रखे हो तो आप कलर बैंड्स भी लिख सकते हैं। बस इसमें यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, सिर्फ 2 नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे 10⁻⁴
जो भी वो दे रखे होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, चलो उतारो फटाफट। चलो, तो नेक्स्ट क्लास तक अब ये कंप्लीट करके बैठना। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जाएंगे, जिसके अंदर हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, और जो डेफिनेशंस मैं लिखवाऊंगा वो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो वो डेफिनेशंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, तो आप इतना एक बार रीड आउट करते हैं। ठीक, चलो गुड बाय। सर पावर बोलो बेटा। नेगेटिव नहीं आ सकती 10 की। कहां पे नेगेटिव बेटा? 10 की पावर नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। नहीं, नेगेटिव नहीं होगी बेटा कभी।